कंफर्टेबल हो? यस आराम से। तो कुछ अपने बारे में बताइए गरिमा। सर, मेरा नाम गरिमा सिंह है। मैंने अपनी LLB ऑनर्स और LLM दोनों ही यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से किया है। मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय का आपका मोटो क्या है? स्लोगन एंड मोटो? सॉरी सर, आई कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ। अच्छा, ये बताइए, आप जातिगत जनगणना के बारे में आपने सुना है? यस सर। बड़ी चर्चा है इस पर, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल मांग कर रहे हैं जातिगत जनगणना का। तो क्या राज्य सरकारों को जनगणना कराने का अधिकार है? सर, प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स पे, प्रेसिडेंट के उस पे जो ऑर्डर्स पे जो है जाति करा सकती है जनगणना की सूची है, सेंसस। सर, यूनियन। तो फिर राज्य कैसे करा सकता है? तो कैसे करा रहा है? अभी बिहार में जाति से जुड़े आंकड़े प्रकाशित हुए हैं ना? यस सर। तो उसका क्या नाम दिया गया? I'm not aware. इसलिए जनगणना कहते हैं, लेकिन वो है सर्वे, सर्वेक्षण, सेंसस नहीं। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से भारत में जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसके पक्ष और विपक्ष में दो बात बताएं। सर, जातिगत जनगणना होनी चाहिए इसलिए क्योंकि भारत देश में जातियों में विभाजित है और उसका सही आंकड़ा तभी पता चल सकता है जब जनगणना होगी, क्योंकि रिजर्वेशन सिस्टम भी अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। अगर आप रिजर्वेशन सिस्टम को आगे कंटिन्यू करते हैं तो फिर आपको अगर सही आंकड़ों के सर, दूसरा जो भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है जो जातिगत बेसिस पे होते हैं, उसके लिए अगर आपके पास सही आंकड़े नहीं होंगे तो आप नहीं जान पाएंगे कि कौन सी जाति। सर, इसकी हानि ये है कि जब जातिगत जनगणना करते हैं तो हम एक तरीके से देश में उन आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं कि कौन सी जाति आगे है, कौन सी जाति विकसित है और नहीं है। उसमें ये एक तरीके से जातिवाद को और भी ज्यादा बढ़ावा दे देता है। गरिमा, भारत में जातिवाद को कैसे खत्म कर सकते? सर, मेरा पहला जो सोचना है वो है कि इंटरकास्ट मैरिजेस के थ्रू। दूसरी चीज, अगर हम स्कूल लेवल पे ये बताते हैं कि बच्चों को इस चीज से थोड़ा उस तरीके के माहौल में रखते हैं, क्योंकि अगर आप प्राइमरी स्कूल्स में और अभी भी देखें गांव साइड में तो लोग जो है अभी भी बच्चों में वो चीजें बचपन से ही डाली जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं घर से ही शुरू होता है। तो जितना एजुकेशन हम बच्चों को देंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज आप समझते हैं कि भारतीय समाज में इंटरकास्ट मैरिज एक्सेप्टेबल हो? आज 2024 में भी पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल? सर, एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस चीज में, क्योंकि अगर हम देखें कि जो हाई कास्ट सोसाइटी जो धीरे धीरे डेवलप हो रही है उसने इस चीज को काफी हद तक कम कर दिया है। जैसे कि ये जो इंटरकास्ट मैरिजेस और इसका जो अभी चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, कहीं ना कहीं मिडिल क्लास और लोअर क्लास में जितनी ज्यादा उतनी हायर में नहीं है। आपकी अगर इंटरकास्ट मैरिज हो तो आप करना पसंद करेंगे? सर, अगर आपके घर वाले तैयार नहीं है? सर, ये चीज आपके पापा तैयार नहीं है? सर, मैं उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। नहीं माने तो? सर, मैं अपने तथ्य रखूंगी और मैं मनाने की कोशिश करूंगी। नहीं माने तो? नहीं मानते ये तो बात है, नहीं माने तो? सर, अगर मुझे पता है कि जिस पर्सन को मैं पसंद कर रही हूँ, जिससे मुझे शादी करनी है, वो अगर इस लायक छोड़ देंगे, पिता के जाएंगे? सर, अगर वो मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से कराएंगे जिसके साथ मैं नहीं रह सकती तो चली जाऊंगी। नहीं, वो कहते हैं कि नहीं, अपने हाथ तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, बाकी जो चाहो। और जिस लड़के को आप पसंद करती हैं गुड फॉर नथिंग है। आप सेलेक्ट हो चुकी हैं, आपकी शादी किसी जज से हो रही है इन योर सेम कास्ट, और जिस लड़के को आप पसंद करती हैं वो गिनती लगाता है। आप बताइए। सर, अगर मेरी चॉइस ऐसी है जिसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं करना, कोई आपकी चॉइस नहीं होती, आप गिनती के साथ जाएंगी ही नहीं।
किसके साथ? सॉरी सर। गिनती अगर कोई लगा रहा है, पान की दुकान, कोई सर पान की दुकान लगा मैं रहा है, ऐसे ऐसे मैं साथ प्रेम ही नहीं करेंगे, मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं एक ऐसे आपके पर्सन साथ को प्रेम ही नहीं करेंगे। पसंद करना चाहूंगी जो मेरे इक्वल जो हम रैंक में हाई तो फिर प्रेम का है क्या वो? सर इंटर प्रेम का हमेशा एक कहीं ना अनुभव कहीं होता है। नहीं सर, ये सिर्फ सर नहीं, आप देखो फंस गई तुम। सॉरी सर। इंटर कास्ट मैरिज जो होती है बेटा, वो लव मैरिज ही होती है। सॉरी, पिक्चर वाली कहानी नहीं है। इंडिया में इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल अभी भी नहीं। ठीक है, चलो सर। प्रैक्टिस किया आपने? यस सर। क्रिमिनल या सिविल में करते? सर मोस्टली क्रिमिनल केसेस, बेल सिविल वगैरह केसेस में? थोड़ा बहुत सर, नॉट टू मच। सिविल केस में अगर रिटन स्टेटमेंट जो है डिफेंडेंट ने अगर पेश कर दी तो, और वो एप्लीकेशन या रिजॉइंडर पेश करना चाहते हैं, बाद में एप्लीकेशन या रिजॉइंडर डालना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा कि उनको इसको कोर्ट पे पार्टी को कोर्ट पे एप्लीकेशन करना पड़ेगा, या जज साहब खुद कहते हैं कि आप एप्लीकेशन पेश करना चाहते हो तो पेश करिए? सर पार्टी को एप्लीकेशन पेश करनी पड़ती है कि वो रिजॉइंडर डालना चाहते हैं, उस पर जज साहब परमिशन सर मैंने क्रिमिनल साइड ज्यादा किया है। ये बताइए कि कंप्लेंट कर दिया गया मजिस्ट्रेट को, और मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया कंप्लेंट पर, तो कॉग्निजेंस लेने के बाद में स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं विटनेस के और कंप्लेनेंट के। yes. तो आप मुझे बताइए कि क्या प्रोविजन, कौन सा प्रोविजन ये विटनेसेस और स्टेटमेंट कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के बारे में प्रोविजन करता है? सर अगर विटनेस प्रेजेंट है तो हम 200 में लेंगे, लेकिन अगर विटनेस प्रेजेंट नहीं है, सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी, और अगर विटनेस प्रेजेंट नहीं है तो उसको 202 ऑफ सीआरपीसी में जो है उसके स्टेटमेंट्स जो है वो विटनेस के स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड किए जाते हैं। कंप्लेनेंट के विटनेसेस जो है 200 में रिकॉर्ड, कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट जो है 200 में रिकॉर्ड किए जाएंगे, विटनेसेस के स्टेटमेंट 202 में रिकॉर्ड किए। अच्छा, किसी पर्सन ने एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए बोला पुलिस ऑफिसर को, एफआईआर के लिए इंफॉर्मेशन देता है, पुलिस ऑफिसर एफआईआर लिखने से मना कर देता है, तो जो एप्लीकेशन वगैरह दिया जाएगा मजिस्ट्रेट के पास में जाएगा, तो एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन में किन सेक्शंस का जिक्र करेंगे अपने एडवोकेट के नाम। हम एफआईआर नहीं, ऑफेंस की बात नहीं कर रहे, हम सीआरपीसी के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, क्या क्या सेक्शंस आप मेंशन करेंगे? सर can you please repeat your question? मेरा क्वेश्चन ये है कि एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए पुलिस ऑफिसर से कहा, पुलिस ऑफिसर एफआईआर लॉन्च नहीं करता, तो क्या करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन देना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट को भी देना पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मजिस्ट्रेट को जब आप एप्लीकेशन देंगे, सीआरपीसी के किन सेक्शंस को मेंशन करेंगे? सर सेक्शन 156 क्लॉज 3 में हम मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देंगे। 156 क्लॉज 3 रहेगा या साथ में कोई और सेक्शन रहेगा? Sir, 156 clause 3 as much I can recall. क्रिमिनल की प्रैक्टिस आप नहीं किया, ऑब्लिक 191 ए रहता है। 190। हाँ, ये थियरी और आप सही बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस में अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस पे ऑब्लिक 191 ए को भी लिखा जाता है एप्लीकेशन में। लिखा एप्लीकेशन नहीं लिखा? सर मैंने अपने सीनियर कैंडिडेट में प्रैक्टिस की है, तो बहुत सारी चीजें अभी मैं सीख नहीं पाई हूँ। चलिए, तो प्रैक्टिस वाला पार्ट तैयार कर लीजिए, जो कि 7 साल की प्रैक्टिस है इसमें, ठीक। पहले वाला भी प्रोविजन आपने सही बताया था, लेकिन प्रैक्टिस के हिसाब से गलत बताया आपने। प्रैक्टिस वैसे ये होता है कि पार्टी को ही एप्लीकेशन करना पड़ता है, जो आपने बताया था, लेकिन वो लिखा हुआ है ऑर्डर 829 में, ठीक। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि जज साहब भी कहते हैं पार्टी से एप्लीकेशन और रिजॉइंडर के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिस वाली पार्ट तैयार कर लीजिएगा। कौन सा सब्जेक्ट आपका बेहतर तैयार है? सर सीआरपीसी। सीआरपीसी अच्छा तैयार है। चलिए, ये बताइए मुझे कि जो आइडेंटिफिकेशन परेड होता है, तो आइडेंटिफिकेशन परेड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है, जबकि उसको रिकॉर्ड कब किया जाता है? इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो उसको पुलिस ऑफिसर क्यों नहीं रिकॉर्ड करता है, इसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का रिकॉर्ड करता है? सर टैम्परिंग की जो चांसेस होते हैं वो पुलिस ऑफिसर्स के साथ ज्यादा हो सकते हैं, और अब जो पार्टी आइडेंटिफिकेशन दे रही है, जो कि वो
वो पुलिस ऑफिसर्स का एक जो एक माइंड, जो उनके माइंड में रहता है। और दूसरी चीज सर, सेक्शन 25 एंड 26 ऑफ एविडेंस एक्ट जो है वो पुलिस को दिए हुए स्टेटमेंट्स को जो है एडमिसिबल नहीं वो करता है। तो पुलिस को दिए गए स्टेटमेंट्स को सर स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट को नहीं, कन्फेशन केवल होता है, स्टेटमेंट को नहीं होता है कि if any statement is given to the police officer in course of investigation, such statement shall not be used for any purpose. And the confessional statement is given to the police officer by the accused, then such statement shall not be proved. ये लिखा हुआ सेक्शन 20 तो केवल कन्फेशन की बात करते हैं, स्टेटमेंट की बात नहीं करता। सेक्शन 162 ये बात करता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन की स्टेज में पुलिस ऑफिसर को स्टेटमेंट इसीलिए नहीं दिया जाता कि ताकि उसकी एविडेंस की वैल्यू बनी रहे, कोलैबोरेशन के पर्पस से, कॉन्ट्रडिक्शन के पर्पस से और 27 2032 इन सब पर्पसेस से बना है। एफआईआर क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दैट इज फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम। किस कॉन्टेक्स्ट में एफआईआर लॉन्च होगी? तो क्या बोलते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, किसमें एफआईआर? सर अगर इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस की है तो फिर एफआईआर दर्ज की जाएगी। अदरवाइज अगर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट है तो इंफॉर्मेशन है तो वो एज अ कंप्लेंट दर्ज की जाएगी। कंप्लेंट दर्ज की जाएगी। अच्छा, क्या डिफरेंस है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में? सर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, जो कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में नहीं कर सकता। और पनिशमेंट का भी कोई क्राइटेरिया? सर शेड्यूल में दिए गए जो ऑफेंसेस हैं, शेड्यूल 1 में सीआरपीसी में जो शेड्यूल दिया गया उसमें जो भी ऑफेंसेस कॉग्निजेबल दिए गए लिस्ट 4 में वो कॉग्निजेबल होंगे और जो नहीं, जो नॉन कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल। पनिशमेंट कोई क्राइटेरिया सर एज सच नहीं है। हां, पनिशमेंट कोई क्राइटेरिया ठीक है, सही बताया। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या? So compoundable offences are those that can be that the list is given in section 320 of CRPC. Those offences that are listed there can be compounded by between the parties, and the court can allow such compounding of the offences. सर कोर्ट के बाहर जो पार्टीज, अच्छा कोर्ट में, सॉरी सर, क्या इफेक्ट होगा? एक्विटल। ठीक है। अच्छा, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस अगर किसी पर्सन ने किया है तो कौन सी ऐसी स्थिति हो सकती है कि जहां पर वो बेल भी राइटफुली मांग सकता है? सर अंडर सेक्शन 437 क्लॉज 2 इट इज प्रोवाइडेड दैट अगर कोई ऐसा ऑफेंस है where court is not sure that offense is cognizable and non bailable। हम बोल ही रहे नॉन बेलेबल है, नॉन बेलेबल है तो कौन सी ऐसी स्थिति हो सकती है, सिचुएशन सर जहां पर अधिकार स्वरूप मांग कर सकता है बेल की? सर सेक्शन 437 क्लॉज 6 प्रोवाइड जहाँ पे 60 दिन के अंदर अगर ट्रायल कंप्लीट नहीं होता है तो वहाँ पे एज अ मैटर ऑफ राइट उसको अभियुक्त को, एक्यूज्ड को जो है बेल पे छोड़ा जा सकता है। ये डिफॉल्ट बेल में नॉन बेलेबल ऑफेंसेस भी हैं तो वहाँ पर भी एक्यूज्ड जो है उसको क्या कर सकते हैं, बेल में बेल सॉरी सर, क्लिक नहीं किया मैं क्लिक नहीं किया मुझे डिफॉल्ट एक ही जवाब है डिफॉल्ट। आपकी हॉबीज है डांसिंग, कुकिंग एंड ऑयल पेंटिंग। यस सर। ऑयल पेंटिंग क्या होता है? सर जब when pigments are mixed with oil as a medium and जो टेक्सचर जो सोल्यूशन बन के आता है उसको जब हम कैनवस पे, जो कि पहले वुड भी एज ऑब्जेक्ट यूज किया जाता था, उस पे जब हम पेंट करते हैं तो उसको ऑयल पेंटिंग कहते हैं। तो कैसी ऑयल पेंटिंग बड़ी फेमस है? थ्री म्यूजिशियन किसने बनाया? थ्री म्यूजिशियंस, सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर। पाब्लो पिकासो का नाम सुना है? यस सर। कौन है? स्पेन। कहाँ थे? इटली। किस टाइम पीरियड में हुए? इनमें और लियोनार्डो डा विंची में क्या फर्क है?
सर रेनेसा टाइम के हैं ये, बट आई एम नॉट एबल टू पॉइंट आउट द आई एम नॉट श्योर सर। उत्तर प्रदेश का प्रमुख जो नृत्य है कौन सा? शास्त्रीय कथक की शुरुआत कैसे हुई? सर ऐसा कहा जाता है कि ईश्वरी प्रसाद जी को कृष्ण जी ने उनको स्वप्न में आया था और उसके बाद उन्होंने कथक डांस की जो है कथक डांस शुरू किया और बाकी लोगों में जो है उसको सिखाया। उसके बाद 3 घराने बने, जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, और अभी नए घरानों में रायगढ़ घराना और पंजाब घराना भी आते हैं। और ईश्वरी प्रसाद जी के जो वंशज हुए वो उनको वाजिद अली शाह जी ने जो है पैट्रोनेज दिया और वो उन्हें फिर लखनऊ में जो है क्या कहते हैं, लखनऊ में आके उन्होंने लखनऊ घराने की शुरुआत की। अच्छा, यहाँ पर एक बिल्डिंग है लखनऊ में, जी सर। इमामबाड़ा। जी सर। इसकी क्या जरूरत है सर? इमामबाड़ा नवाब आसिफउद्दौला जो कि 4th नवाब थे, उन्होंने वो जब फैजाबाद से लखनऊ उन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट की, उस टाइम पे अकाल पड़ा हुआ था यहाँ लखनऊ मतलब यूपी में, तो उन्होंने फूड फॉर वर्क का प्रोग्राम चलाया जिसके तहत उन्होंने एक ऐसा, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, खाने की चीजें नहीं थी। अच्छा, लास्ट बात बताइए, ये प्रेसिडेंट अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी रशिया की यात्रा पे गए, रशिया से पहले वो किन किन देशों में पहुंचे? सर वो यूक्रेन गए थे, और उससे पहले आई एम नॉट श्योर, बट अभी वो माली गए थे। अच्छा, एक अभी बड़ा नाम चर्चा में है, पोलैंड। अभी नाम चर्चा में रहा है INS अरिहंत, ये क्या चीज है? सर ये नेवल शिप है INS का मतलब क्या होता है? इंडियन नेवल सर्विस, नेवल शिप, इंडियन नेवल शिप। सर मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, आपके बारे में। ठीक है, आप एक काम करिए, प्रैक्टिस में आता है, तो थोड़ा सा ये कि जो चीजें, क्योंकि जो आपकी बेरा के अवस्त वगैरह में लिखा है वो अलग तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच चीजों पर थोड़ा सा अलग है, उसको भी तैयार करनी चाहिए। जैसे आप प्रैक्टिस करते, क्योंकि आपने सिविल भी बोला था, सिविल का क्वेश्चन मुश्किल आपसे तो वो तैयार कर लीजिए। उसके अलावा पीपी का जो इंटरव्यू होगा उसमें आपसे पूछा जाएगा 2 केसेस जो आपने फाइल किए उनमें से किसी एक के बारे में बताइए, कोई एक केस किसी सीनियर से ले लीजिए। सर मैं पिछले 1.5 महीने से सिर्फ प्रैक्टिस मतलब लगभग 2 महीने, मैंने APP का भी इंटरव्यू दिया था, अभी जून में हुआ था, तो उस टाइम पे मेरे घर में कुछ कैजुअलिटी हो गई थी, तो मैं पिछले 2 महीने मतलब उसके 2 महीने पहले पढ़ नहीं पाई थी। फिर APP का मैंने इंटरव्यू दिया तो मुझे ये बात समझ में आ गई थी वहाँ पे कि जैसे क्वेश्चन कैसे रहेंगे क्या, क्योंकि मेरा इंटरव्यू ही खराब हॉबीज पे हुआ था, तो मैंने हॉबीज के बारे में सर एक्चुअली जब मैंने फॉर्म भरा तो मुझे नहीं बहुत आइडिया था कि ये हॉबीज इतना ज्यादा। जी सर, तो उसके बाद मैंने हॉबीज के बारे में थोड़ा बहुत जितना कर पाई, मैंने इतनी ज्यादा हॉबीज लिख दी थी कि हॉबी के बारे में समझ गए, हॉबी पे काम किया है, पेंटिंग और डांस कराना कोई नहीं बताया सर, घराना वराना जिन्होंने बताया वो कोई नहीं बता पाता। मैंने बहुत सारी लगी रहा है कि हॉबी में काम किया है, और मैं कोड भी जा रही हूँ पिछले 1.5 महीने से, पर प्रैक्टिस इतनी बड़ी चीज है कि कितना भी सीख ले रही हूँ रोज एक। नहीं तो अब तुमने हॉबी में क्या किया, प्रैक्टिस पे छोड़ दिया? सर मैंने दोनों ही कोशिश की, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस का जैसे सिविल में आपका, तो सिविल बताइए, सिविल आपको दोनों तैयार करने हैं जी, क्रिमिनल बताइए, ठीक है, तो उससे ये होगा कि आपको एक तरफ ही तैयारी है, क्रिमिनल का ठीक बता लेनी है, जो था बस दूसरा एप्लीकेशन वाला जो पूछते हैं वो बता गया। सर एक्चुअली कितनी भी कोशिश कर लूं कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में लैग हो ही जा रहा है। अब हॉबीज का तो ये है कि सोते जागते मुझे बस एक ही काम है कि बस हॉबी देखना है, मैं पढ़ते जा रही हूँ। और एक केस तैयार कीजिए और दूसरी चीज को बता देता हूं, क्योंकि जो इंटरव्यू जो शेड्यूल हुआ है उस हिसाब से मुश्किल से 7-8 मिनट का ही समय लगेगा, इससे ज्यादा सर अराउंड 24 बच्चे पहले
और 21 बच्चे की बात में नहीं 21 रहता है सर 24 है मेरे में। हाँ। और जब मैंने एपीपी का दिया था तो 8 बच्चे ही थे उस दिन में। हाँ। तो इस बार लेकिन मैंने जितना सुना है कि 4 बोर्ड बना रहे हैं। मेरे टाइम पे एक ही बोर्ड था, एपीपी में एक ही बोर्ड था, तो वो पर बोर्ड 8 बच्चे डील करते हैं अराउंड, और लगभग फिर भी 15 ज्यादा से समय नहीं 20 मिनट तक हुआ हाँ, था। बहुत नहीं इतना भी नहीं होता जी, है, इससे जी। कम चलेगा टाइम। तो इसलिए उस दौरान ये है कि अपने आप को साबित कर लेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो एक केस तैयार कर लीजिएगा, जी सर। फिर बता दीजिएगा कि हमने वाला केस किया था, तो उससे रिलेटेड चीजें जो होंगी वो पूछ लीजिएगा आपसे। ठीक है, ठीक है। और आप न्यूज़पेपर पढ़ो, नॉलेज नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ोगे।